हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। अब अपन बात करते हैं डीकंपोजिशन, अपगठन। तो डीकंपोजिशन, अपगठन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप जानते हैं कि जो भी डेड बायोमास होता है उसका अपगठन होता है, और अपगठन के लिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं तो पहले अपन उसके बारे में स्टडी करते हैं, डेट्रिटस, अपरद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पर आप देखिएगा कि डेट्रिटस अपरद क्या है। डेट्रिटस अपरद, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अपरद क्या है, कि देखो बेटा कि मृदा में उपस्थित, सोयल में, तो आप ध्यान दीजिएगा मृदा में उपस्थित पादपों के मर्त अवशेष जैसे शाखा, पत्तियां, पुष्प, फल। यस। तो बेटा या तो कंप्लीट पादप ही मृत हो जाए या पादप का कोई भाग, शाखा, पत्ती, पुष्प। तो मृदा में उपस्थित पादपों के मृत अवशेष, कोमा जंतुओं के मृत अवशेष, जंतुओं के मृत अवशेष, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थों यानी मलमूत्र, मलादि सहित इनको सम्मिलित रूप से अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपरद। इसका मतलब बेटा जो आपने प्रोड्यूसर प्लांट या कोई भी एनिमल, शाकाहारी, मांसाहारी, तो या तो पूरा पादप या पादप का कोई भी भाग मर्त हो जाए, डेड हो जाए, तो उनके डेड रिमेन्स, मर्त अवशेष, या कोई जंतु डेड हो जाए, जंतुओं के मर्त अवशेष, और उनके मलमूत्र सहित, मलादि सहित, इन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? अपरद कहते हैं। इनको अपन सम्मिलित रूप से बेटा अपरद कहते हैं। यस। और फिर अपन कहते हैं बेटा कि ये जो अपरद है, अपरद अपगठन के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि वहां आपने पढ़ा था कि जो लिविंग टू लिविंग, जैसे वहां पर प्रोडक्टिविटी में आपने पढ़ा था, अभी अपन आगे एनर्जी फ्लो की बात करें तो लिविंग टू लिविंग तो बायोमास का फ्लो हो रहा था, लेकिन जो यूटिलाइज नहीं हुआ था या जो रिमेन रह गया था उसका क्या होगा, या फिर जो डेड हो जाते हैं, तो ऐसे तो आप जानते हो कि मर्त कार्बन पदार्थों का ढेर पृथ्वी पर लगता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं डीकंपोजर्स पूरी आगे डीकंपोजिशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये भी आती है डीकंपोजिशन। यस बेटा। तो देखो कि अपरद अपगठन के लिए रॉ मटेरियल है, अपरद अपगठन के लिए क्या है बेटा? रॉ मटेरियल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन यहां करते हैं कि अपगठन की परिभाषा क्या है, अपगठन की परिभाषा। तो यहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा कि जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ अपरद में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यस बेटा, तो अपरद में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों, भाई अगर वो पादप अवशेष है तो सेलुलोज है, और अपन एनिमल की बॉडी भी किसी प्रोटीन से, तो भाई सेलुलोज प्रोटीन है, और भी कई जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो अपरद में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल जो कार्बनिक पदार्थों का, मैं ऐसे कहूं बेटा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, और
इनऑर्गेनिक मिनरल्स, अकार्बनिक खनिज, इनऑर्गेनिक मिनरल्स में परिवर्तन अपघटन कहलाता है। ये बेटा क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। यस, यानी जो कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको सरल अकार्बनिक में CO2, H2O, इनऑर्गेनिक मिनरल्स में जो परिवर्तन है वही आपका क्या बेटा? अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अपघटन कहलाता है। अब ध्यान दो कि अपघटन की जो प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यहां अपन बात करेंगे कि अपघटन के प्रक्रम में निम्न महत्वपूर्ण जो स्टेप्स होंगी बेटा, निम्न महत्वपूर्ण चरण होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स इस डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस के अंदर यूज होगी। तो जैसे फर्स्ट अपन कहेंगे बेटा, या जो प्रोसेस समांतरी चलेंगे है ना, जैसे अपन बात करेंगे सबसे पहले इस अपरद कि इसमें सबसे पहले आपका होगा खंडन। क्या होगा बेटा? खंडन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, खंडन, ऐसे ही निक्षालन, निक्षालन, लीचिंग, लीचिंग, यस, और अपचयन, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, और अपन कहेंगे बेटा जो ह्यूमसीकरण यानी बेटा ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजी भवन, खनिजी भवन यानी मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। तो ये प्रक्रम या प्रोसेसेस अपघटन के दौरान होंगी। अब ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे पहले ये हो गया फिर वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये उपरोक्त जो ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस समांतर चलती हैं। बात को समझे? तो आप जानते बेटा कि ये आपकी प्रोसेसेस जो अपघटन में होंगी। क्लियर? अब देखिएगा कि इसकी जो ट्रिक मैं आपको बताऊं, शॉर्ट ट्रिक इसका है मतलब FLCHM, FLCHM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। यस बेटा, तो ये आप अपन बात कर लेते हैं जो इसकी ट्रिक की। अब देखिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां हेडिंग डालते हैं बेटा, जैसे अपन स्टेप के बारे में अपन पढ़ते हैं तो फ्रेगमेंटेशन, खंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। तो देखिएगा बेटा कि इस प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में जो फ्रेगमेंटेशन है, इस प्रोसेस में बेटा अपन बात क्या करते हैं कि जो अप्रदाहारी है, अप्रदभक्षी है ना, अप्रद को यहां खाने वाले होते हैं। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर जो अप्रदाहारी, अप्रदहारी यानी डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस अप्रदाहारी अप्रद को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं, यानी केवल छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, केवल उसको विखंडित, है ना बेटा। यहां ऐसा कुछ नहीं होगा कि जटिल कार्बनिक सरल में बदल गया फिर अकार्बनिक में बदल गया, ऐसा प्रोसेस कुछ भी नहीं होगी। केवल जैसे एक रोटी है उसमें स्टार्च है, अगर आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे छोटे छोटे तो भी क्या है? स्टार्च ही है। बात को समझे? तो केवल इसमें तो अप्रदहारी डेट्रीवोरस के द्वारा
अपरद को छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यस बेटा। अब आप समझ सकते हो कि जैसे डेट्रीवोरस अपराधारी कौन है, जैसे अपन बात करें कि केंचुआ जो अर्थवर्म है। यस बेटा। तो अपन कहेंगे कि ये जो अपराधारी है, अपराधारी डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस जैसे अपन कहेंगे कि अर्थवर्म केंचुआ, अर्थवर्म केंचुआ। यस बेटा। या और भी कुछ वर्म होते हैं केंचुआ, ये क्या करते हैं बेटा, इस डेट्राइट को खाते हैं, डेट्राइट्स को क्या करते हैं, डेट्राइट्स को खाते हैं। यस बेटा। अब ये डेट्राइट को खाते हैं तो अपूर्ण पाचन, अपूर्ण पाचन करते हैं। यस बेटा। और आप जानते हो फिर इसकी जो मल पदार्थ कैस्टिंग होती है, तो मतलब अपूर्ण पाचन करते हैं और छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं, ताकि जब आगे बैक्टीरिया और जीवाणु के लिए जब वो अपने एंजाइम स्त्रावित करेंगे तो उनके लिए सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अपगठन में क्या होगी, आसानी होगी आगे। यस बेटा। तो केवल फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो क्या होता है कि अपरदभक्षी डेट्रीवोरस जैसे केंचुआ डेट्राइट्स को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं। या फिर अपने कहा कि अपराधारी डेट्राइट्स को खाते हैं, अपूर्ण पाचन, और केवल अपूर्ण पाचन तो केवल और केवल कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करते हैं, विखंडन करते हैं। यस बेटा। तो ये आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया बताओ, फ्रेगमेंटेशन। अब देखिएगा फिर अपन बात करते हैं जो प्रोसेस है लीचिंग, निक्षालन। तो लीचिंग या निक्षालन क्या होता है, ये निक्षालन क्या होता है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई निक्षालन क्या होता है। तो जैसे अब इस विखंडित कार्बनिक पदार्थों पर, इस अपरद पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं या रेनफॉल, वर्षा होगी, तो वर्षा होने से ऐसा तो है नहीं कि पहली बार अपघटन हुआ, पहले भी वहां पर अपघटन हो चुका है, तो कुछ जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज या कुछ कार्बनिक जो जल में घुलनशील हैं वो मृदा की गहरी परतों में अवसरित हो जाते हैं, परकोलेट हो जाते हैं, गहरी परतों में चले जाते हैं, और वो अनअवेलेबल साल्ट यानी अनुपलब्ध लवण के रूप में वो गहरी परतों में चले जाते हैं। यस। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस होती है। क्लियर बेटा। तो सीधी सी बात है कि भाई मतलब लीचिंग आप किसको कहोगे, आप जानते हो बेटा कि अपरद पर, या अपन ऐसे कहेंगे कि विखंडित अपरद पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा वर्षा, रेनफॉल के कारण इसमें उपस्थित जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज, जो जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज वह कुछ कार्बनिक पदार्थ। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि विखंडित अपरद पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा वर्षा, रेनफॉल के कारण इसमें उपस्थित जल घुलनशील जो अकार्बनिक खनिज हैं, जल घुलनशील क्या है बेटा, अकार्बनिक खनिज, और कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थों, कुछ कार्बनिक पदार्थों की हानि मतलब हानि कैसे कि हानि इसलिए कि वो मृदा की गहरी परतों में जमा हो जाते हैं, है ना बेटा।
हानि के लिए अपन इस हानि वर्ड के लिए अपन क्या लिखेंगे कि वो मृदा की गहरी परतों में जमा हो जाते हैं, अवक्षेपित परकोलेट हो जाते हैं। यस बेटा, यानी भूगर्भ में चले जाते हैं। वो अनुपलब्ध लवण के रूप में मतलब लॉस हो जाता है। अब आपने कहा कि यहाँ अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कार्बनिक अकार्बनिक में कैसे बदला, तो ये अकार्बनिक खनिज कहाँ से आए? ऐसे तो है नहीं कि वहां पर अपघटन अभी हुआ होगा, पहले से भी तो आप जानते हैं कि अपघटन हुआ होगा, तो पहले से पूर्ण हो चुकी अपघटन प्रक्रिया से बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से पूर्ण हो चुकी अपघटन प्रक्रिया से बने थे, पहले से पूर्ण हो चुकी अपघटन प्रक्रिया से बने थे। यस, तो ये बात आपकी क्या होगी बेटा? लीचिंग। क्या हो गई? लीचिंग। अब देखिएगा अपन इसमें जो नेक्स्ट लेते हैं कि भाई ये जो समस्त प्रक्रियाएं हैं ये अपघटन पर समांतर चलती हैं बेटा, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक नहीं, सारी समांतर। यस बेटा, सिंक्रोनस, यानी सारे अपन बात बेटा कि समांतर चलती हैं। यस बेटा, और आप जानते हो कि निस्सालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि में मृदा स्तरों में नीचे प्रविष्ट हो जाते हैं, परकोलेट हो जाते हैं, और वो अनुपलब्ध लवण के रूप में चले जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। अनुपलब्ध लवण के रूप में क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस क्या हो गई? लीचिंग। क्या हो गई बेटा? लीचिंग। यस, अब देखिए अपन नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इसकी नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। हाँ तो बेटा इसकी जो अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कैटाबोलिज्म, अपचय। और अपचय में क्या होता है, कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि इसमें देखो बेटा, कैटाबोलिज्म में अपघटक यानी डिकम्पोजर अर्थात जीवाणु व कवक, जीवाणुवीय व कवकीय एंजाइम, जीवाणु व कवक अपरद पर एंजाइम स्रावित करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं बेटा, एंजाइम स्रावित करते हैं। और ये एंजाइम पहले तो अपरद में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यस बेटा, और फिर आप जानते हो कि फिर वो सरल कार्बनिक जो सिंपल ऑर्गेनिक जो सरल कार्बनिक हैं वो किसमें परिवर्तित होते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक, सरल कार्बनिक इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक में परिवर्तित होते हैं। यस बेटा, और इस प्रक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इस प्रक्रम में O2 अनिवार्य है, O2 आवश्यक है। तो बेटा आप जानते हो कि O2 का प्रयोग कौन करते हैं? जो अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक, अपने जीवाणु और कवकीय प्रक्रियाओं में। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि O2 आवश्यक, तो O2 का प्रयोग कौन करते हैं? अपघटक, जीवाणु, कवक उपयोग करते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका क्या? कैटाबोलिज्म। यानी जब जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद पे रिलीज किए जाते हैं तो अपरद में जो जटिल कार्बनिक हैं वो सरल कार्बनिक में बदलते हैं।
फिर सरल कार्बनिक अकार्बनिक में बदलते हैं। और इस प्रक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि O2 आवश्यक है सूक्ष्म जीवी क्रियाओं में, यानी अपघटक जीवाणु और कवक उसका उपयोग करते हैं। तो ये आपकी हो गई कैटाबोलिज्म। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है बेटा? ह्यूमसीकरण। ह्यूमसीकरण या ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इस प्रक्रम के द्वारा ह्यूमस का निर्माण होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे भूरे काले रंग के क्रिस्टल रहित पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे आप क्या कहते हो? ह्यूमस कहते हो। तो वो खैर इसी प्रक्रम के थ्रू वो लगभग बन चुका था, लेकिन उसका बनना अपन ह्यूमिफिकेशन में लेते हैं। तो अपन कहेंगे बेटा कि ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे भूरे काले क्रिस्टल रहित यानी एमोर्फस क्रिस्टल रहित पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। और बेटा पादपों की वृद्धि के लिए ह्यूमस बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, और ये मृदा के कणों को आपस में बांधे भी रखता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं ह्यूमस। यस बेटा। और फिर अपन कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसके अंदर कि जो ह्यूमस है वो आप जानते हो एक कोलाइडल नेचर का है। किस प्रकृति का बेटा? कोलाइडल प्रकृति का। तो देखिएगा कि ह्यूमस में निम्न गुण होते हैं। ह्यूमस के गुण क्या क्या प्रॉपर्टी ह्यूमस में होती है? तो आप कहोगे कि यह वही बात क्रिस्टल रहित यानी एमोर्फस, ये क्रिस्टल रहित एमोर्फस और कोलाइडल नेचर, कोलाइडल प्रकृति। कोलाइडल प्रकृति का पदार्थ है। कोलाइडल प्रकृति का अतः यह खनिजों का स्रोत है। खनिजों का स्रोत यानी खनिजों का भंडार है। रेजर्वायर ऑफ मिनरल्स। यस बेटा। तो रेजर्वायर ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का भंडार है कोलाइडल प्रकृति के कारण। यस बेटा। और फिर अपन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको कहेंगे कि भाई ये लगभग पूर्ण रूप से अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। लगभग इसका अपगठन हो चुका है, तो लगभग पूर्ण रूप से अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। यस बेटा, लगभग पूर्ण रूप से अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। यस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा इसके लिए कि भाई आपने कह दिया खनिजों का स्रोत है, आपने कह दिया गहरे काले रंग का है, ये सारी बात। और मैं आपको कहूंगा कि अब ये जो ह्यूमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो आप जानते हैं कि इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपगठन अत्यंत धीमी गति से होता है। यानी यह सूक्ष्म जीवीय प्रक्रियाओं के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। अत्यधिक प्रतिरोधी है मतलब क्योंकि ये आप जानते हो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है बताओ? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का। तब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अपघटन होगा ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म जीव ये क्रियाओं के लिए अब ये धीमा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो इसमें अपचयन के दौरान कार्बनिक से अकार्बनिक बन चुके हैं, कुछ शेष रहे हैं, लेकिन उसने होल्ड कर रखा है, मिनरल्स को होल्ड कर रखा है। अब आप जानते हो अब वो सूक्ष्म प्रक्रियाओं के लिए क्या हो गया? प्रतिरोधी हो गया। उसमें बहुत धीमी
प्रक्रियाएं चलेंगी। यस बेटा। अब आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी इस पर पुनः जब ये मृदा में पहुंचता है तो फिर आप जानते हो कि इस पर पुनः सूक्ष्म जीवी क्रियाएं होगी, और आप जानते हो कि जो फाइनल स्टेप होगी, फाइनल स्टेप मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन यानी खनिजी भवन। तो आप समझ सकते हो ये जो कैटाबोलिज्म है और ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन, ये तो 100% आप जानते हो कि समांतर चलने वाली प्रक्रम है ना बेटा। और अब आप समझ सकते हो कि मिनरलाइजेशन क्या होता है। तो मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि इस पद में अब सूक्ष्म जीवी क्रियाएं होगी ह्यूमस पर, फिर बाद में वापस जीवाणु क्रियाएं होगी, और इस पद में अपन बात करें बेटा कि ह्यूमस पर सूक्ष्म जीवीय प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा में अकार्बनिक खनिज मुक्त किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, यानी रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? मिनरलाइजेशन। यस, यानी बैक्टीरिया और फंजाई, स्पेशली बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमस में उपस्थित विभिन्न मिनरल को सोइल में रिलीज किया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये आपकी प्रोसेस क्या होगी? मिनरलाइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। अब इनको बेटा अपन नॉर्मल एक डायग्राम के थ्रू या एक प्रोसेस के थ्रू मैं आपको इसको बता देता हूं, और उसके बाद अपन बात करें कि इस अपघटन प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात अपन कर लेंगे। यस, तो नेक्स्ट आप देखिएगा, इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको इजी वे के अंदर बताता हूं। सॉरी, तो देखो बेटा कि कैसे ये प्रोसेस समांतर चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर अपन यहां पर बात करें, देखिए बेटा कि जैसे पादपों के मर्त अवशेष की बात करें, जैसे यहां पर मैं कुछ भी लेता हूं, शाखा, पत्ती, पुष्प। तो जैसे अपन बात रहा कि ये जैसे शाखा, पत्ती, पुष्प, ये पादपों के मर्त अवशेष है, मर्त अवशेष। और अब यहां पर अपन बात करते हैं कि कोई मर्त जंतु। तो आप जानते हैं बेटा कि जैसे ये मर्त जंतु, तो अपन यहां पर लिखेंगे कि भाई डेट्रिटस, क्या बताया अपन ने? डेट्रिटस अपरद क्या बताया बेटा अपन ने? कि ये मर्त पादपों व मर्त जंतुओं के अवशेष, ये तो बताया ना अपन ने बेटा, डेट्रिटस। यस, यानी मर्त पादपों के अवशेष और मर्त जंतु और जंतुओं का मलमूत्र सहित ये आपका जो डेड बायोमास बनता है डेट्रिटस, ये आपका डेट्रिटस हो गया। अब देखिए बेटा कि डेट्रिटस, पहले जैसे अपन बात रहे कि पादपों की जो पत्तियां या कोई जंतु मर्त होता था, आपको मिट्टी में दिखते हैं आराम से। फिर आप जानते हैं कि जैसे या तो अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा फिर पत्ती टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होती है, या फिर वहां नमी है तो वहां पर आ जाता है अर्थफॉर्म। कौन आ जाता है बेटा? अर्थफॉर्म या और भी कोई कर्मी। तो आप जानते हैं कि एक प्रोसेस आपकी होती है वहां पर, पहली प्रोसेस, जैसे प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन। भाई देखो, ये प्रक्रम फ्रेगमेंटेशन अगर नहीं भी होगा तो भी अपघटन संपन्न हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी देरी लग जाएगी। ये तो उस मार्ग को सुगम बनाता है केवल, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो फ्रेगमेंटेशन बाय अर्थवॉर्म यानी केंचुए के द्वारा अपन ने बताया था, क्योंकि केंचुआ को आपने क्या बोला था? डेट्रीवोरस यानी जो अपरद को खाते हैं।
अब बेटा एक बात बताओ कि आप दिमाग लगाओ कि यहाँ केंचुआ कोई डिकम्पोजर थोड़ा ही है, क्योंकि डिकम्पोजर तो वो होते हैं जो अपने पहले बता दिया आपको कि पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। ये तो खा रहा है, बस फर्क इतना सा है कि शाकाहारी पादप को खाते हैं और ये इसको अपन बात करें कि डेड मटेरियल को खा रहा है तो डेट्रीवर्स, लेकिन खाके अंदर ही तो पचा रहा है ना। ये तो अगर खाके पचा रहा है तो फिर अपघटक नहीं हो सकता, क्योंकि अपघटक तो वो होते हैं जो पहले पचाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये तो केवल बेटा इस अपरद को छोटे 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 खंडों में तोड़ देगा केवल। इसका तो इतना सा काम है कि बेटा ये इस अपरद को छोटे 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 खंडों में तोड़ देगा। तो जो अपरद है, शाखा पत्ती या मर्थ जंतुओं के अवशेष, ये लो, इसको अपन बात करें कि ये अर्थवॉर्म, ये तो छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। बिल्कुल इजी वे में समझाता हूं मैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। तो आगे जो जीवाणु क्रियाएं होगी, आगे जो जीवाणु क्रियाएं होगी, कवकीय जीवाणु या कवकीय एंजाइम यानी जो अपघटन प्रक्रियाएं होगी, तो उसमें एंजाइम को पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छा मिल जाएगा, तो प्रक्रम थोड़ा तेजी से हो जाएगा। बस तो आप जानते हैं कि ये डेट्रीवोरस है और अपरद को छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है। जैसे ही बेटा आप जानते हो कि अपरद को ये छोटे छोटे खंडों में तोड़ देगा, तो आपके सामने क्या बन जाएगा? विखंडित कार्बनिक पदार्थ। आप इसको क्या कह दोगे बेटा? विखंडित, विखंडित कार्बनिक पदार्थ। तो ये बेटा क्या हो गया? विखंडित कार्बनिक पदार्थ हो गया। यस बेटा। अब ये जो विखंडित कार्बनिक पदार्थ हो गया, और मैंने यहां पर ऐसे एक बात कही थी कि पहले भी तो अपघटन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो इस विखंडित कार्बनिक पदार्थ में कुछ तो कार्बनिक पदार्थ है जो जल घुलनशील है, और पहले से अपघटन पूर्ण हो चुका उसमें से कुछ अकार्बनिक ऐसे लवण जो जल घुलनशील है। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, और या फिर आप जानते हो कि रेनफॉल होगा, अपन बात करें कि वर्षा होगी, रेनफॉल होगा, यानी यहां अपन ऐसे कह दें कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, और ये अपन बात रहा कि रेनफॉल यानी वर्षा, यस, या विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें जो जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज जो पहले से पूर्ण हो चुके अपघटन प्रक्रिया से बने थे, या कुछ कार्बनिक जो जल घुलनशील है, वो मृदा की गहरी परतों में परकोलेट अवसरित हो जाएंगे, और अनअवेलेबल मतलब अनुपलब्ध लवण के रूप में वो मृदा की गहरी परतों में जमा हो जाएंगे। तो गहरी परतों में जमा हो जाते हैं, तो ये तो मतलब इसमें से हानि हो गई, वो तो फिर पौधों को तो मिलेंगे ही नहीं। तो ये इसका मतलब ही क्या है कि गहरी परतों में जमा हो जाते हैं। इसको आप कहते हो लीचिंग। क्या कहते हो? लीचिंग, निक्षालन। ये लो जी, लीचिंग आपने कह दिया, निक्षालन। बात को समझे? सिंपल प्रोसेस है। अब सुनो बेटा, अब ये प्रक्रम, अब इस पर आप जानते हो अपचेनरी होंगे, तो बिल्कुल अब वो समांतर प्रोसेस चलेंगे। बिल्कुल अब समांतर प्रोसेस चलेंगे, तो आपके पास जो विखंडित कार्बनिक पदार्थ है, विखंडित कार्बनिक पदार्थ पर आप जानते हैं बेटा, इस विखंडित कार्बनिक पदार्थ पर जो अपघटक हैं, मैं आपको बता दूं, अपघटकों के द्वारा एंजाइम स्रावित होंगे, यानी अपघटकों, तो अपघटकों यानी डिकम्पोजर, जीवाणु और कवक, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो अपघटकों के द्वारा इसके ऊपर क्या स्रावित होंगे बताओ बेटा? एंजाइम। तो आप जानते हैं कि अपघटकों के द्वारा जैसे इसके ऊपर एंजाइम स्रावित होंगे, जीवाणु और कवकीय एंजाइम, जीवाणु और कवकीय एंजाइम, है ना बेटा? तो ये जो एंजाइम स्रावित होंगे, तो ये प्रोसेस आप जानते हैं कि यहां क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। क्या कहलाएगा बेटा? कैटाबोलिज्म। अपने आपको बताया था क्या? अपचे। क्या बताया था अभी? अपचे। कैटाबोलिज्म आपको मैंने बताया था, यानी ये प्रोसेस आपकी अपघटकों के द्वारा कई सारे वहां पर एंजाइम स्रावित होंगे, तो ये आपका हो गया कैटाबोलिज्म। और उसमें अपन ने कहा था कि अपरद में जो जटिल कार्बनिक हैं वो पहले सरल कार्बनिक में और फिर आप जानते हो अकार्बनिक में बदल जाते हैं। तो उसी दौरान आप जानते हैं कि एक प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन, तो ह्यूमिफिकेशन होगी,
और ह्यूमिफिकेशन होगी तो एक आप जानते बेटा कि गहरे भूरे काले रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ निर्मित होगा, यानी ह्यूमस। क्या होगा बेटा? ह्यूमस। यस, ये ह्यूमस होगा जो पादपों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और आप जानते हो कि ये ह्यूमस, आप जानते हो बेटा कि क्रिस्टल रहित होगा। और ये जो अपचयन है और ह्यूमिफिकेशन है, और अभी अगली प्रोसेस आप देखना मिनरलाइजेशन, ये बिल्कुल समांतर चलती है। ऐसे नहीं एक के बाद एक नहीं चलेगी, साथ साथ चलेगी। यस, तो क्रिस्टल रहित पदार्थ हो गया ये ह्यूमस। गहरे काले भूरे रंग का पदार्थ क्रिस्टल रहित यानी एमोर्फस। यस बेटा, ये कोलाइडल प्रकृति का पदार्थ हो गया, कोलाइडल प्रकृति। अब कोलाइडल प्रकृति हो गई तो रेजर्वायर ऑफ मिनरल, खनिजों का ये स्रोत हो गया। रेजर्वायर ऑफ क्या हो गया बेटा? मिनरल। बोलो, ये मतलब मोस्ट ऑफ, अधिकांशतः अपगठित हो गया। क्या हो गया? अपगठित हो गया। यस बेटा, मतलब मोस्ट ऑफ डिकम्पोज्ड, मतलब अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। कौन है? ये ह्यूमस। और अब आप समझ सकते हो बेटा कि ह्यूमस के सारे गुण मैंने आपको पहले भी बता दिए। और आप जानते हो कि ये रिजर्वोयर ऑफ मिनरल है। यस, अब ये आप जानते हो कि प्रतिरोधी है, सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है? प्रतिरोधी, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है तो प्रतिरोधी है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर इस पर सूक्ष्म जीव कार्य नहीं करेंगे, फिर वापस धीरे धीरे जब सोइल में कुछ बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया ही इस पे और कार्य करेंगे और उसको अपगठित करके, या फिर इससे अपन बात रहा कि सोइल में, इससे सोइल में क्या रिलीज करेंगे? मिनरल्स, रिलीज ऑफ मिनरल, यानी खनिज मुक्त करेंगे। और ये जो खनिज मुक्त करने का जो प्रोसेस है, दैट इज, ये प्रोसेस जो यहां पर होगा, दैट इज मिनरलाइजेशन। दैट इज मिनरलाइजेशन, यानी खनिजी भवन, खनिजी भवन। बस फिर उससे धीरे धीरे जो और अपगठन होता जाएगा, जो थोड़ा बहुत कार्बनिक बच गया, और धीरे धीरे मिनरल रिलीज होते जाएंगे सोइल में, तो ये आपका हो गया खनिजी भवन। तो देखो ये सिंपल अपन बात बड़ा कि इसके थ्रू आपको मैंने बता दी प्रोसेस। बोलो क्लियर बेटा? अब आप सारी बातें आप समझ गए होंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा कि जो अपगठन को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं जो अपगठन को प्रभावित करते हैं, ये अपन अब पढ़ेंगे। यस बेटा, तो देखो सबसे पहले यहाँ दो चीज होती है अपगठन को प्रभावित करने के लिए, एक अपरद की रासायनिक प्रकृति और दूसरे जलवायु कारक। तो ये पूरा अच्छे से आप समझ गए हो, नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, आपको धीरे धीरे सारी बातें अपन ने की है। यस, और इस चक्कर में कोई पढ़ना ही मत कि अर्थ फॉर्म कोई अपघटक होता है क्या। अपघटक तो आपको मैंने पहले ही समझा दी, वो होते हैं जो पहले पचाते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, और फिर उसको जटिल को सरल कार्बनिक में, फिर थोड़ा एब्जॉर्प्टिव अवशोषणी पोषण करते हैं, और फिर उसको अकार्बनिक में बदलते हैं, और फाइनली जब गहरे काले रंग का ये क्रिस्टल रहित पदार्थ बन जाता है ह्यूमस, तो इससे धीरे धीरे मिनरल को फाइनली रिलीज, तो कोशिका से मिनरल को रिलीज करने का काम बैक्टीरिया करता है। कौन करता है बेटा? बैक्टीरिया। यस, तो ये बात है। तो अब देखिएगा अपन बात करते हैं अपगठन को प्रभावित करने वाले कारक। ये लो बेटा, अपगठन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें देखो दो कारक आते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइट्स, केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस, मतलब अपरद की रासायनिक प्रकृति।
रासायनिक प्रकृति कि अपरद कैसी प्रकृति का है। यस बेटा, यहां आप देखिएगा कि अपन यहां एक बात कहेंगे कि यदि अपरद है ना बेटा, यदि अपरद, यहां कहेंगे कि यदि अपरद नाइट्रोजन युक्त यौगिकों, ऐसे कहेंगे कि एन कंटेनिंग कंपाउंड, सॉरी या पूरा लिखो यार, यदि अपरद एन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त यौगिकों, बहुत अच्छा आंसर में लिख कर कई बार क्वेश्चन आ गया अभी। तो यदि अपरद एन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त यौगिकों व जल घुलनशील शर्कराओं, जो सुगर्स होती हैं, शर्कराओं से भरपूर होगा तो अपघटन तीव्र गति से होगा। है ना बेटा भाई, यदि जो अपरद है वो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों और जल घुलनशील जो शर्कराएं, यस बेटा, जल घुलनशील पदार्थ जैसे शर्कराएं प्रचुरता से उपस्थित उसमें होगी तो आप जानते हैं कि अपघटन तीव्र गति से होगा। यस बेटा, इसी में बी पॉइंट अपन कहते हैं। आप जानते हैं कि यदि अपरद में लिग्निन व काइटिन, जानते हो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो आप जानते हैं यदि अपरद में लिग्निन व काइटिन प्रचुरता से उपस्थित है तो अपघटन धीमी गति से होगा। बेटा तुम्हें पता है ना, जब द्वितीयक वर्दी होती है फिर जो सेकेंडरी वॉल होती है उसका कंपोनेंट होता है लिग्निन। जब आप जानते हो डेड वुड, जो कास्ट लकड़ी बनती है, तो आप जानते हो उसमें लिग्निन प्रचुरता से होता है। तो आप जानते हैं यदि अपरद में लिग्निन व काइटिन प्रचुरता से उपस्थित हो अपघटन धीमी गति से होगा। भाई लिग्निन और काइटिन से आप जानते हो कि लिग्निन काइटिन की अधिकता होगी तो अधिक जटिल अपरद होगा। अब अधिक जटिल अपरद होगा तो धीमा अपघटन, क्योंकि जब लिग्निन और काइटिन से भरपूर होता है तो अधिक विविधता के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अधिक विविधता के एंजाइम की आवश्यकता होती है। बात को समझ रहे हो ना, ये बात है। तब आप जानते हैं कि अब देखो ना कि इकोसिस्टम का जो आवश्यक और महत्वपूर्ण एक फंक्शन आपका रह गया है, तो वो है अब यहां पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी पोषण चक्रण। बेटा हमने आपको कहा था कि पारितंत्र में उत्पादक और अपघटक आवश्यक हैं, उनके बिना पारितंत्र नहीं चल सकता। गुरु उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर नहीं भी हो तो भी पारितंत्र चल सकता है। अच्छा, पारितंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, ऊर्जा प्रवाह और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये तो आवश्यक है, अनिवार्य है। वैसे 4 फंक्शन हो गए, प्रोडक्टिविटी हो गया था, डिकम्पोजिशन हो गया था, एनर्जी फ्लो हो गया था और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। लेकिन 2 आपको मैंने आवश्यक बताए थे सबसे महत्वपूर्ण, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पोषण चक्रण। तो मैं ये भी पता बेटा कि पोषण चक्रण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अपघटक है, डिकम्पोजर है। क्योंकि प्रकृति में जो भी डेड होता है, डेड बायोमास बनता है, उस डेड बायोमास का मर्त जैव भार का डिकम्पोजिशन करने के लिए प्रकृति में जो घटक होते हैं डेड बायोमास का डिकम्पोजिशन करने के लिए डिकम्पोजर होते हैं, और वो उसको पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर को, मर्त जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में और वो उसके बाद अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। बात को समझे? तो यहां देखिएगा बेटा कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
आपके यहाँ पे है, उसको अपन कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट यानी खड़ी अवस्था। पहले बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा खड़ी फसल। तो खड़ी फसल में आपने बताया था लिविंग बायोमास यानी जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार, लिविंग बायोमास बताया था। अब आप समझ सकते हैं कि वो तो लिविंग से लिविंग में प्रभावित हो रहा था, बायोमास, लिविंग बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन ये होती है स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था क्या होती है। तो पहले तो इसको अपन परिभाषा देंगे। तो देखो बेटा कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों, मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों यस बेटा, विभिन्न पोषक पदार्थों यानी अपन कहें मिनरल्स, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, और भी बहुत सारे जो तुमने 11वीं में मिनरल पढ़े थे। तो इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों की मात्रा स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। यस बेटा। तो इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में सोयल में जितने भी मिनरल्स, खनिज पोषकों की मात्रा है, चाहे वो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम ना, और भी कई जो विभिन्न पोषक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं, उन सबको आप क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था। सही। और ये खड़ी अवस्था जो मर्त जैव भार है, जो भी एनिमल या प्लांट का कोई भी भाग मर्त हो जाता है तो डेड बायोमास से डिकम्पोजर सोइल में रिलीज करते हैं इसको। और अब आप जानते हो कि ये जो स्टैंडिंग स्टेट है ना, ये मृदा से पौधों में प्रवेश कर सकती है। तो ये आप जानते हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग में सर्कुलेट हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग से लिविंग में ही चलती है। बात को समझे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके वहां मॉड्यूल में भी है, एग्जाम में भी आ गया, बायो ओलंपियाड में ऐसे एग्जाम में भी आ गया। तो मैंने आपको स्टैंडिंग क्रॉप अच्छे से समझा दी थी, अब मैंने आपको समझा दिया स्टैंडिंग स्टेट। यस बेटा। नेक्स्ट मैं इसमें बात करता हूं कि ये जो स्टैंडिंग स्टेट है, ये अलग अलग इकोसिस्टम में और अलग अलग सीजन में वेरी करती है, यानी विभिन्नता दर्शाती है। अपन एक लाइन ये भी लिखें कि यह विभिन्न इकोसिस्टम, व विभिन्न सीजन्स में, अलग अलग ऋतु में, विभिन्न सीजन्स में भिन्नता दर्शाती है। यस बेटा। तो आप समझ रहे कि विभिन्न इकोसिस्टम और विभिन्न सीजन में भिन्नता दर्शाती है बेटा। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि देखो मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ, जो बेटा न्यूट्रिएंट्स हैं, मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम, पारितंत्र, इकोसिस्टम के सजीवों के माध्यम से है ना बेटा। देखिए कि मृदा में उपस्थित जो पोषक पदार्थ यानी स्टैंडिंग स्टेट है, वो इकोसिस्टम, पारितंत्र, इकोसिस्टम के जीवों के माध्यम से लगातार चक्रण दर्शाते हैं, लगातार चक्रण दर्शाते हैं। इसका मतलब कि बेटा जो स्टैंडिंग स्टेट है
मृदा में जो विभिन्न पोषक पदार्थ हैं वो प्लांट में एंट्री कर जाएंगे, फिर प्लांट से एनिमल में, और जब तक उनकी डेथ नहीं होगी, जब तक वापस सोइल में नहीं आएंगे। इसका मतलब वो नॉन लिविंग से लिविंग में सर्कुलेट हो सकते हैं ना। तो आपने क्या कहा, मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम के सजीवों के माध्यम से लगातार चक्रण दर्शाते हैं, और इन्हें जब ये चक्रण दर्शाते हैं तो इन्हें न्यूट्रिएंट साइकिल या बायो जियोकेमिकल साइकिल यानी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यस बेटा, इन्हें आप कहते हो बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, बायो का मीन क्या हो गया, लिविंग। ये लो जी, लिविंग में तो जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, या माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, ये तो आपके हो गए बायो। और जियो यानी, जियो का मतलब हो गया रॉक, जियो का मतलब हो गया रॉक, चट्टान, वाटर जल, एयर, ये सब जियो। और केमिकल जो एलिमेंट है, जो रासायनिक तत्व है, तो वो ये सजीवों के माध्यम से, इकोसिस्टम के सजीवों के माध्यम से लगातार चक्रण दर्शाते हैं, तो ये कहलाते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। यस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनिएगा कि जो बायो जियो केमिकल साइकिल है, जैव भू रासायनिक चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल, तो ये जो पोषण चक्र है ये दो प्रकार के होते हैं। पोषण चक्रण दो प्रकार के होते हैं। ये लो बेटा, तो ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है या ये जो पोषण चक्रण है, ये दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको पहली चीज बताता हूं, ये लो जी, और ये फर्स्ट आपके होते हैं गैसियस साइकिल यानी गैसीय चक्र। ये लो, और दूसरे बेटा आपके होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, यानी अपन कहेंगे अवसादी चक्र। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक तो आपके होते हैं गैसियस साइकिल, एक आपके होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल यानी अवसादी चक्र। यस बेटा, आप ध्यान दो कि देखो ये जो गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल, तो आप क्या कहोगे, इन चक्रों के लिए जो भंडारक होते हैं, भंडारक यानी रेजरवायर, इन चक्रों के लिए भंडारक रेजरवायर वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर होते हैं। इनके भंडारक जो हैं, रेजरवायर हैं, वो एटमॉस्फेयर है, और वायुमंडल में ज्यादातर गैसीय अवस्था में है। फिर ये एंट्री करते हैं लिविंग्स में, और उनमें भी गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होता है, और फिर आप जानते हैं कि डेथ हो जाती है या और कोई कारण हो जाता है तो सोइल में। तो आप जानते हैं कि इन चक्रों के लिए जो भंडारक होते हैं रेजरवायर, वो आप जानते हैं कि क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल होता है रेजरवायर, भंडारक। यस बेटा, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र जो आपने 11वीं में पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल वो गैसीय साइकिल ही है। आपने कहा था कि वायुमंडल में 78.1% नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ था, है, तो फिक्सेशन के थ्रू या अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण के थ्रू वो सोइल में आई थी, नाइट्रीकरण, ऐसी कई प्रक्रियाएं चली थी, है ना। तो आप जानते हो कि N2 साइकिल नाइट्रोजन चक्र
या एन साइकिल नाइट्रोजन चक्र। इसके अलावा अपन बात उठा कि जैसे कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र जो अपन यहां पढ़ेंगे कार्बन चक्र, है ना। नाइट्रोजन साइकिल आप 11वीं में पढ़ चुके हो, यस बेटा। और जैसे हाइड्रोजन साइकिल या जल चक्र जो होता है H2O साइकिल, वो भी आप जानते हैं कि इसी में आता है गैसियस साइकिल में, गैसियस चक्र में। इन चक्रों के लिए भंडारक रिजर्वायर क्या है, वायुमंडल। और देखिए बेटा ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक रिजर्वायर होता है भंडारक जहां से स्टार्ट होते हैं, दूसरा आपका साइक्लिंग पुल जिनमें चक्रण करते हैं, तो साइक्लिंग पुल होता है, साइक्लिंग पुल, यस। अब देखिए दूसरे आपके होते हैं बेटा सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी चक्र जो हैं। अवसादी चक्र क्या होते हैं बेटा, इन चक्रों के लिए मतलब कौन, अपन ऐसे कहें बेटा कि देखो इन चक्रों के लिए अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का मीन हो गया ऊपर की जो भूप्रपट्टी है, जो अपर मोस्ट लेयर है ना, सोल है ना, तो इन चक्रों के लिए अर्थ क्रस्ट भूप्रपट्टी, रेजरवायर, रेजरवायर यानी भंडारक होती है, भंडारक, भंडारक होती है। ये अपन कहें जैसे रॉक, रॉक यानी चट्टाने, रॉक यानी क्या बेटा, चट्टाने, ये इनके लिए भंडारक होती है अवसादी चक्रों के लिए, अर्थ क्रस्ट या रॉक। और यहां आपका कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल अपन बोलेंगे सल्फर साइकिल। लेकिन देखो कि सल्फर साइकिल तो कुछ मात्रा में गैसेस भी होता है और कुछ मात्रा में अवसादी, तो वैसे ये दोनों में आता है, लेकिन काउंट कहां होगा, अवसादी में ही होगा, काउंट कहां होगा, अवसादी में। लेकिन अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल, और फिर एक एग्जांपल आ जाए फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र, आपसे पूछे कौन सा अवसादी है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट टिक किसको करोगे, फास्फोरस चक्र को करोगे। किसको टिक करोगे बेटा, फास्फोरस चक्र को। तो आप इसको आप टिक करेंगे, फास्फोरस चक्र को टिक करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यस बेटा, आप समझ पा रहे हैं। तो ये आपके हो गए गैसेस और सेडिमेंट्री। अब आपको एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक कार्बन साइकिल दे रखा है, एक फास्फोरस साइकिल दे रखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन उन साइकिल को बना के और आपको समझा देते हैं, यस पूरी बातें, यस कार्बन साइकिल की और सल्फर साइकिल की, यस बेटा। और क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में बार बार आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा देता हूं, क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, तो देखो बेटा गैसियस साइकिल में फर्स्ट आपको साइकिल अपन पढ़ेंगे क्या, कार्बन साइकिल, यानी अपन कहेंगे सी साइकिल, कार्बन चक्र, यस बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा आपको कि कार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे बेटा अगर अपन अपने ताजा भार की बात करते हैं फ्रेश वेट की, तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में अपने बॉडी में जल है, हर कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है, और दूसरे नंबर पे कार्बन। लेकिन अगर शुष्क भार की बात करें, पानी को उठाने के बाद जो ड्राई वेट होता है, तो शुष्क भार में, सजीवों में शुष्क भार का 49% क्या है बेटा, कार्बन। तो फिर ओवरऑल तो दूसरे नंबर पे और शुष्क भार में पहले नंबर पे। तो सजीवों के शुष्क भार का 49% कार्बन है, लेकिन किसका बेटा, ड्राई वेट का, यस। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि कार्बन, आपको मैं बता दूं कि कुल कार्बन का 71%, कुल कार्बन का 71% ओशियंस, महासागरों में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अपन जब श्वसन करते हैं तो O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो जल में जितने भी जीव हैं वो जल में ही CO2 निकालेंगे ना। तो कुल कार्बन का 71% महासागरों में घुलित अवस्था में ये CO2 है। और जानते हो पृथ्वी पर जो कार्बन का चक्रण होगा उसके लिए बड़े भंडारक के रूप में, मैन भंडारक यानी लार्ज सिंक, बड़े भंडारक के रूप में ये होंगे। जो पृथ्वी पर कार्बन का चक्रण है उसको नियंत्रित करने में इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी,
बाकी आप जानते हो कि जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें तो 1% कार्बन है, यानी CO2 की गैसों में परसेंट होती है ना 0.003%, तो 1% कार्बन है। बात को समझे। लेकिन उस चक्रण को नियंत्रित करने में जो सबसे बड़े भंडारक हैं वो कौन है बेटा? महासागर। तो पृथ्वी पर कार्बन के चक्रण को नियंत्रित करने वाले सबसे भंडारक कौन है? बड़े भंडारक महासागर हैं। अपन कहते हैं कि वायुमंडल में मात्र 1% कार्बन पाई जाती है, शेष कार्बन सजीवों और जीवाश्म ईंधनों में संचित है। बाकी जो लिविंग बायोमास है ना, लिविंग बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप, तो उसमें मेन कार्बन ही तो है, तो या तो सजीवों में संचित है, या अगर वो मरकर लाखों साल पहले दब गए थे नीचे तो क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन बन गए। यस बेटा। अब देखो कि कार्बन चक्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको कि सजीवों में कार्बन का प्रवेश किसके द्वारा होता बताओ? पादपों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक ही तरीका है सजीवों में कार्बन का प्रवेश, पादपों के प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी पौधे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो अकार्बनिक जो कच्चे पदार्थ है CO2 और H2O से कार्बनिक पदार्थ तो बनाएंगे ना, तो CO2 की एंट्री होगी, CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है तो प्लांट बायोमास बन जाता है, फिर प्लांट को एनिमल खाता है तो एनिमल में चला जाता है, एनिमल बायोमास। बात को समझे। तो एंट्री किससे हुई? फोटोसिंथेसिस से। तो देखो पहले अपन इस कार्बन चक्र का एक आरेख बनाते हैं, फिर अपन इन बातों को और डिस्क्राइब करेंगे। तो ध्यान से सुनना। जैसे मैं बात करूं कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, तो एटमॉस्फेयर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वायुमंडल से। तो बेटा आप समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है, सॉरी मैं यहां अच्छे से लिखता हूं, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, तो वहां तो आप जानते हैं बेटा कि 1% कुल कार्बन का, या फिर अपन कहें कि वायुमंडल में तो जो CO2 का परसेंटेज है वो 0.003 है। यस बेटा। अब देखो कि इसको नियंत्रित करने के लिए जो बड़े भंडारक हैं, जो बड़े भंडारक हैं वो कौन है बताओ? महासागर, ओशियन। यस बेटा, ये तो है ना महासागर, ओशियन, भंडारक 71% है इनमें। और कैसे? जब जल की वाष्प बनेगी, जल की वाष्प बनेगी ना, वर्षा से पहले जल की वाष्प बनती है तो वायुमंडल में आती रहती है CO2, और उसका नियमन होता रहता है। यस, 71%। तो ये भी रिजर्वोयर है, एटमॉस्फेयर भी, या इसको मान लो तो गैस अवस्था में तो है। तो ये आप जानते हैं कि बड़े भंडारक हैं, बड़े भंडारक, ये लो जी। और ये इसका नियमन करते रहते हैं, रेगुलेशन। यस। अब आपने क्या कहा बेटा कि सजीवों में कार्बन का प्रवेश केवल किस तरीके से होगा भी? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो सजीवों में अगर जलीय पादप तो जल में करेंगे, और स्थलीय तो स्थल में एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो सजीवों में कार्बन का प्रवेश का जो तरीका है वो बेटा क्या है? ओनली प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आप जानते हैं CO2 का फिक्सेशन होता है, जानते हो ना? CO2 फिक्सेशन, कार्बन का स्थिरीकरण, CO2 फिक्सेशन आपने कहा था। तो जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ओशियंस में तो भाई जो जल काय हैं, तो जल काय ओशियंस में तो जलीय पादप हैं, जलीय पादप ये करते हैं, जलीय पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 का फिक्सेशन करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और फिर उन पादपों का भक्षण कौन करते हैं? जंतु, तो जंतुओं में चली जाती है। यस। अब ऐसा जानते हो जलीय पारतंत्र में तो जानते हो कि कुछ मात्रा CO2 की, कुछ मात्रा जो इनके मृत अवशेष है
तो CO2 की कुछ मात्रा किसके निर्माण में जा सकती है? कैलकेरियस सेल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टाने सेल, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टाने। यस बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट चट्टाने बनाने में आ सकती है, और ये हमेशा के लिए ही इस चक्र से बाहर हो जाएगा। ये कार्बन की कुछ मात्रा जो हमेशा के लिए चक्र से क्या हो गई? बाहर हो गई। यस, ऐसे आप जानते हो बेटा कि स्थलीय पादप भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, वो तो एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज करेंगे। यस, तो ये आप जानते हो बेटा कि यहां मैं वही बात दूं, प्रकाश संश्लेषण, CO2 फिक्सेशन। स्थलीय पादप हो गए। तो सजियों में प्रवेश का एक ही तरीका है, सजियों में प्रवेश का एक ही तरीका है कि पहले तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब CO2 का फिक्सेशन होगा, तो आप अच्छे से जानते हो कि अकार्बनिक से CO2 से कार्बनिक पदार्थ बनेंगे, और प्लांट जो टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं GPP, सकल प्राथमिक उत्पादकता, अपने शोषण में खर्च करने के बाद NPP रह जाती है, तो अब अगले उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता हो, अगले उपभोक्ताओं के लिए। ऐसे लिविंग बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप आपके सामने चल रहा था, मर जाते हैं तो फिर डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। या मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो लाखों हजारों साल पहले जो हरे पेड़ पौधे या जीव जंतु दब गए थे पृथ्वी के नीचे, तो उन्होंने क्या बना दिया? जीवाश्म ईंधन। तो देखो, एंट्री आने का एक तरीका है, आने का एक तरीका, फिक्सेशन होने का, स्थिरीकरण होने का एक तरीका है प्रकाश संश्लेषण, चाहे जलीय पादप हो चाहे स्थलीय पादप हो। अच्छा, उसके बाद ये जितनी प्रोडक्टिविटी, जितना संश्लेषण करते हैं, तो आपको पता है ये प्रोड्यूसर खुद भी तो शोषण करते हैं। बोलो बेटा, है भाई, हरे पेड़ पौधे जो टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं, टोटल फोटोसिंथेसिस, उसको आपने कहा भी GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो मैंने कहा था अपने शोषण में भी तो खर्च करते हैं, है? और अपने शोषण में खर्च करते हैं प्रोड्यूसर, फिर बचा हुआ कंज्यूमर को देते हैं, तो कंज्यूमर भी अपने शोषण में खर्च करते हैं। तो अब आने का एक तरीका है, लेकिन जाने का तरीके देखना कि भाई ये प्रोड्यूसर व कंज्यूमर, तो ये उत्पादक और उपभोक्ता। जब अपन बात बढ़ा कि ये शोषण करेंगे, क्या करेंगे बताओ? शोषण। तो शोषण के द्वारा वापस क्या मुक्त होगी? CO2, तो वापस चलेगी। अच्छा सुने कि उत्पादक, या आपने क्या कहा यहां पर? उत्पादक, प्रोड्यूसर व उपभोक्ता। तो शोषण के माध्यम से वापस CO2 रिलीज होगी, ये तरीका होगा ना जाने। इसके अलावा जो हरे पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, या इन प्रोड्यूसर हैं, या फिर जो उत्पादक हैं, मतलब उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, इनमें से मर्द हो गए, जो मर गए, उससे आपके पास में क्या बन गया? डेड बायोमास। क्या बन गया बेटा? डेड बायोमास। तो डेड बायोमास का क्या होगा? डिकम्पोजिशन, अपघटन। और अपघटन कौन करेंगे बेटा? अपघटन डिकम्पोजर करेंगे। तो डिकम्पोजर भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, वो भी क्या रिलीज करेंगे बताओ? CO2। चलिए ना CO2। तो ये सारे जाने के तरीके हैं। अच्छा सुने, उसके बाद में देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, कि मान लो कभी कभी अब ये हरे पेड़ पौधे जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए, तो उससे क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बन गया ना। यस बेटा। और या फिर आप जानते हो कि जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग, तो देखो इन तरीकों से, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई,
तो जलेंगे ना चीजें। या फिर मैं आपको कहूं कि लकड़ियों के जलने से, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों के जलने से। या फिर भी आपने बताया ना भी जीवाश्म ईंधन, ईंधन, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे गाड़ियों के अंदर ये फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, ये जलते हैं जीवाश्म ईंधनों के जलने से। इन सारे तरीकों से क्या रिलीज होती है? CO2। तो कहां पहुंच जाती है? ये लो, एटमॉस्फेयर में। यस बेटा। अब एंट्री करने का केवल ये तरीका है और जाने का ये तरीका है। अच्छा, आपने नहीं बताया था क्या कि जैसे ये मान लो, जैसे आपने नहीं बताया था क्या कि भाई देखो, ये देखो, जैसे मान लो कि ये सन है, सूर्य का प्रकाश। अब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, चाहे वो जल में हो और चाहे वो स्थल में हो। तो टोटल प्रकाश संश्लेषण करेंगे GPP, तो जितना कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अपने शोषण में खर्च नहीं करेंगे क्या, तो बचेगी क्या? NPP। तो प्रोड्यूसर के शोषण के द्वारा भी तो वापस जा रहा है, इसके द्वारा आ रहा है लेकिन शोषण के द्वारा जा रहा है ना, चलो ठीक है। फिर NPP आगे के उपभोक्ता को मिलेगी, तो पहले शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी खाएंगे, तो शाकाहारियों की भी अपना शोषण बताया था मैंने। तो शाकाहारी, फिर शाकाहारी शोषण करने के बाद शाकाहारी में जो बच गया उसको कौन खाएंगे? मांसाहारी, तो मांसाहारी भी शोषण करेंगे। तो इन सब के शोषण के द्वारा तो अपने से खाद्य श्रृंखला बनाई थी। फिर कोई भी उत्पादक, शाकाहारी मांसाहारी कोई भी मरता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर डेड बायोमास बनता है, मर्त जैव भार। तो मर्त जैव भार का डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। उसमें भी O2 आवश्यक होती है और CO2 रिलीज होती है सूक्ष्म जीवी क्रियाओं में, तो CO2 रिलीज हो रही है। अब फिर मान लो कि मतलब ये हुआ कि उनके शोषण में भी खर्च नहीं हुआ और मरे भी नहीं, तो हजारों साल पहले पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए नीचे, तो उनसे क्या बन गए? जीवाश्म ईंधन बन गए। तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी CO2 रिलीज हो रही है, CO2 वापस जा रही है। तो ये सारे तरीके जाने के हो गए और ये आने का तरीका हो गया। बोलो बेटा यस। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहां लिख रखी है NCERT ने, तो ये आपका कार्बन चक्र हो गया। बात को समझे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिख रखी है बेटा कि जैवमंडल में उपस्थित पादप, ये जितने भी पादप हैं पूरे बायोस्फीयर में, चाहे वो जल में हो और चाहे स्थल में, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ जाता है कि जैवमंडल में उपस्थित पादप प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जैवमंडल में उपस्थित पादप प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 4 × 10⁻13 किलोग्राम, ध्यान से सुनना, इस पूरे जैवमंडल में जितने पादप उपस्थित हैं, चाहे वो जल में हो और चाहे स्थल पे हो, प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन को स्थिरीकृत करते हैं, यानी CO2 का स्थिरीकरण करके इतना बायोमास, इतना कार्बन अपने अंदर ले लेते हैं, ये 4 × 10⁻13 किलोग्राम। यस बेटा, है ना। फिर अपन कहते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के शोषण, डिकम्पोजर की क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 पुनः वायुमंडल में पहुंचती है। जंगल में आग लग जाए, लकड़ियों के जलने से, जीवाश्म ईंधनों के जलने से, ज्वालामुखी विस्फोट में जो धुआं होता है, फिर वापस CO2 वातावरण में पहुंचती है ना। और केवल कुछ मात्रा ही CO2 की कैल्शियम युक्त चट्टानों, यानी जो औषधि चट्टानें होती है, कैलकेरियस सेल, इसके रूप में जमा हो जाती है। ये हमेशा के लिए, ये थोड़ी सी मात्रा हमेशा के लिए चक्र के रूप में बाहर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कार्बन की देखो एंट्री भी किस रूप में हो रही है? गैसीय स्वरूप का फिक्सेशन हो रहा है, गैसीय का, और वापस भी देखो गैसीय स्वरूप में जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में इसका नियंत्रण करने के लिए बड़े भंडारक कौन है? ये बड़े भंडारक आपके महासागर है, महासागर, जो इसका नियमन कर रहे हैं। बोलो यस बेटा। अच्छा, आजकल दिमाग लगाओ कि जो आजकल जो मानव जनित क्रियाकलाप हो रहे हैं, मानव जनित क्रियाकलाप क्या? मानव जनित क्रियाकलाप यानी जो वनोन्मूलन है, डिफोरेस्टेशन है। तो डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन क्या होता है बेटा? वनों की कटाई हो रही है।
तो वनों की कटाई होने से कार्बन साइकिल पे सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। बात को समझे? तो आप जानते हो ना, मानव जनित क्रियाकलापों जैसे डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, और अत्यधिक जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी में, इनमें ये जो स्वचालित वाहन है ना, गाड़ी, ट्रैक्टर या जो भी बस और ट्रेन सारे, तो आप जानते हैं कि इनके अंदर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा करने से और वनों की कटाई हो रही है, तो कार्बन चक्र प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आने का तरीका एक ही है। अगर वनों की कटाई हो जाएगी तो आने कम हो जाएगा और ये जाना तो रहेगा ही, तो वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव आगे पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे, विषम जलवायु परिवर्तन। तो ये है बेटा देखो आपका क्या, कार्बन चक्र। क्या है बताओ? कार्बन चक्र। अब एनसीईआरटी से पढ़ोगे 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र। देखिए सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी चक्र, और उसमें आपका फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र। तो ध्यान दीजिएगा, अपन देखते हैं बेटा कि फास्फोरस अपने लिए या पौधों के लिए, सजीवों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है कि बेटा फास्फोरस एक अनिवार्य वृत्त पोषक तत्व है, मैक्रो एलिमेंट है, और जो क्रांतिक तत्व होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो उसमें सबसे मेन नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो फास्फोरस है। यस बेटा। तो देखो ये तो महत्ता हो गई, महत्व हो गया। जैसे अपन कहें कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस वो बेटा अपन बात करें कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्लियों, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्लियों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है ना, फास्फोलिपिड, फास्फोग्लिसराइड, तो कोशिका झिल्लियों, ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA होते ना बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड, या फिर अपन ऐसे कहें कि भाई मनुष्य में जैसे अपने जो हड्डियां होती है, जानवरों में जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, बोन्स, टीथ, या जो स्कल यानी जो अपना मस्तिष्क के ऊपर जो खोपड़ी होती है ना, आवरण होता है, तो स्कल, तो बोन्स है, टीथ है, स्कल, यस बेटा, का महत्वपूर्ण घटक होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। यस बेटा। तो आप जानते हो कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, या जो ATP, बोन्स, टीथ, स्कल का महत्वपूर्ण घटक होता है, इनका तो बेटा कंपोनेंट है, ये सोर्स थोड़ी है, भंडारक नहीं है ये। तो नीट 2013 के अंदर जो क्वेश्चन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या था आप देख सकते हैं नीट 2013 के अंदर। तो फिर आपकी बात आई कि फास्फोरस का जो भंडारक है, रेजर्वोयर है ना बेटा, जो सोर्स है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई फास्फोरस के भंडारक, रेजर्वोयर, भंडारक, चट्टाने, रॉक्स, चट्टाने होती हैं, है ना बेटा, जो औषधि चट्टाने होती है वो भंडारक हैं। तो वहां नीट 2013 में क्वेश्चन आया कि रेजर्वोयर ऑफ फास्फोरस, या फास्फोरस के स्रोत या भंडारक हैं। नीचे ऑप्शन के अंदर टीथ, स्कलरी आ गया, तो कई समझते हैं भी हड्डी आ गई, मानव हड्डियां, तो वो आंसर हो जाए, गलत बात। भंडारक कौन है, रेजर्वोयर कौन है, वो है रॉक्स, चट्टाने हैं, औषधि चट्टाने। यस बेटा, है ना। और आप जानते हो कि जो औषधि चट्टाने हैं, औषधि चट्टाने हैं, वो इनकी भंडारक हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। यस बेटा। अब आप जानते हो इन चट्टानों में फॉस्फोरस, फोस्फेट, PO4 3- होता है ना, यस, फोस्फेट के रूप में पाया जाता है। यस बेटा। तो इन चट्टानों में जो फॉस्फोरस है वो फोस्फेट आयन, PO4 3- यानी फोस्फेट के रूप में पाया जाता है।
अच्छा, जब चट्टानों का अपक्षय होता है, विदरिंग होती है, तो आप जानते हैं कि ये मृदा में पहुंचता है ना। तो चट्टानों विदरिंग, चट्टानों की विदरिंग होने पर, विदरिंग यानी बेटा अपक्षय बताया था ना मैंने, चट्टानों का क्षरण, तो चट्टानों की विदरिंग होने पर यह सोयल सॉल्यूशन मृदा विलीन में पहुंचता है, और जहां से पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये खनिज है, यानी मृदा से आवश्यक आयन के रूप में अवशोषित करते हैं ना पादप। तो आप जानते हैं कि चट्टानों की विदरिंग होती है, चट्टानों का अपक्षय होता है, तो ये मृदा में पहुंचता है, तो फिर पादप के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो प्लांट बायोमास में आ गया, प्लांट में, और फिर पादपों से किस में पहुंचेगा बेटा, फिर अपन कहेंगे कि भाई पादपों से, प्रोड्यूसर से, पादपों से यह उपभोक्ताओं में, जब शाकाहारी मांसाहारी खाएंगे ना, तो पादपों से यह उपभोक्ताओं में पहुंचता है। इन्हें अपन ऐसे कहेंगे पादपों से, आप समझ रहे हो बेटा कि प्लांट से फिर कहां जाएगा, उपभोक्ताओं में ये ट्रांसफर होगा, तो पादपों से उपभोक्ताओं में पहुंचता है। यस। फिर देखिए बेटा, कोई भी पादप भाग मर जाता है, मर्त हो जाता है, मर्त पादप अवशेष और मर्त जंतु या उनके मलमूत्र, तो मलमूत्र से आपका क्या बन गया, डेड बायोमास। मर्त पादप अवशेष, जंतु अवशेष, तो डेड बायोमास। अगर डेड बायोमास बन जाए, डेड बायोमास, तो फिर आप जानते हो फोस्फेट, फोस्फेट विलेयकारी जीवाणु, फोस्फेट विलेयकारी जीवाणु इनका अपगठन करके फोस्फेट को पुनः सोयल सॉल्यूशन में विमुक्त कर देते हैं, पुनः सोयल सॉल्यूशन में विमुक्त कर देते हैं। ये लो जी बेटा। तो देखिए अब अपने इस चक्र को बहुत अच्छे लेवल पे, यानी इसका आरेख अपन करते हैं। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना, इसका अपन आरेख आपके सामने बनाते हैं फॉस्फोरस साइकिल का। तो देखिए तो देखिए बेटा, पी साइकिल, फास्फोरस चक्र। तो यहां देखिए बेटा कि जैसे ये यहां पे एकदम आप जानते हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, यस। तो अपन यहां बात कर रहे हैं किसकी, रॉक्स की, यानी सेडिमेंट्री रॉक, यानी चट्टाने। यस बेटा। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक हैं, चट्टाने, ये आप जानते हो कि भंडारक हैं, रेजर्वॉयर, भंडारक। यस। अब आप समझ सकते हो बेटा कि इन चट्टानों का अपक्षय होगा, विदरिंग प्रोसेस। तो यहां क्या होगा बेटा, कौन सा प्रक्रम होगा, ये बहुत बार ए बी ऐसे देकर पूछ लेते हैं, तो ध्यान से सुनना कि ये कौन सी प्रोसेस होगी, अपक्षय। इन चट्टानों की क्या होगी बेटा, विदरिंग। ये लो जी, विदरिंग होगी, चट्टानों का क्षरण होगा, चट्टानें टूटेंगी। अब सुने कि चट्टानों में ये जो फॉस्फोरस है वो किस रूप में संचित है, फॉस्फेट आयन के रूप में, फॉस्फेट आयन के रूप में तो है ना। तो जैसे ही चट्टानों का अपक्षय होगा, जैसे ही चट्टानों का बेटा अपक्षय होगा विदरिंग प्रोसेस के द्वारा,
तो यहां पर आपका बन जाएगा, ये किसमें आ गया, ये आपका आ गया बेटा किसमें, सोयल सॉल्यूशन में। मृदा विलयन, तो मृदा विलयन के अंदर ये आ गया सोयल सॉल्यूशन में। और सोयल सॉल्यूशन में ये किस रूप में है, तो सोयल सॉल्यूशन में किस रूप में बेटा, फॉस्फेट के रूप में, PO4 3- फॉस्फेट के रूप में है ना, मृदा विलयन में फॉस्फेट के रूप में है। अब देखो कि मृदा विलयन में फॉस्फेट के रूप में है, तो कभी कभी कुछ मात्रा, जैसे वर्षा जल के द्वारा मान लो कि रन ऑफ हो जाए, रन ऑफ होती है मतलब लीचिंग का आता ना अपने, कि वर्षा के जल के द्वारा कुछ बहकर वापस जैसे किसी जलीय तंत्र में ऐसे वापस से क्या बना लिया, अवसाद सेडिमेंट, कुछ मात्रा रन ऑफ हो गई। बाकी तुम जानते हो कि यहीं से, जैसे मान लो कि सोइल सॉल्यूशन से यहां से सीधे इसको अपटेक कर लेंगे, है ना बेटा, और यहां से ही पादपों की जड़ें इसको अवशोषित कर लेगी, तो ये प्लांट के द्वारा क्या हो जाएगा, अपटेक। ये लो जी, तो आप कहोगे बेटा कि अपटेक बाई प्लांट रूट्स, यानी पादप की जड़ों के द्वारा अपटेक, उदग्रहण हो गया, अपटेक हो गया, यस। और कुछ मात्रा रन ऑफ हो गई, जो आप जानते हो कि अवसाद के रूप में जमा होगी, लेकिन हमेशा के लिए बाहर नहीं होगी, देखना क्यों नहीं होगी मैं बताऊंगा, यस। अब प्लांट रूट के द्वारा ये अपटेक हो गया मृदा से, फॉस्फेट हो गया, तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या बन गया, प्लांट बायोमास। यहां पे क्या बन गया बेटा, प्लांट बायोमास। ये अपन कहें कि प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स ने इसको क्या कर लिया, अपटेक कर लिया, यस। तो यहां आपका क्या बन गया बेटा, प्लांट बायोमास। ये लो जी, पादप जैव भार, ये प्रोड्यूसर उत्पादक हैं, तो इन्होंने अपटेक कर लिया। अब इन पादपों का भक्षण किया शाकाहारियों ने, फिर शाकाहारियों से मांसाहारियों में, है ना बेटा, तो भक्षण के द्वारा, प्रिडेशन के द्वारा ये जैसे जैसे अपन बात कि आगे पहुंचा, तो जो भी है यानी आपके पास में बन गया एनिमल बायोमास। एनिमल बायोमास, जंतुओं का जैव भार, जंतु जैव भार, ये लो जी, एनिमल बायोमास हो गए, यस बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि प्लांट एनिमल, अब देखो कि यहां पादप के कोई भी शाखा पत्ती, यानी पादपों के मर्त अवशेष, यानी पादपों से कोई भी लीटर फाल हुआ, लीटर फाल यानी पत्ती शाखा गिर गई, तो पादपों के मर्त अवशेष, पादपों के मर्त अवशेष, और किसी एनिमल की, किसी जंतु की क्या होगी, डेथ होगी, यहां पे किसी एनिमल की डेथ होगी, डेथ। तो आपके सामने जब इन पादपों से शाखा पत्ती पुष्प कोई भी मर्त अवशेष यहाँ सोइल के अंदर यहाँ आ गए, और या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या बन गया, डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब अपरद। अपरद में क्या होता है, मर्त पादप जंतु अवशेष और साथ में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। तो तुम जानते हो कि मर्त पादप, मर्त जंतु अवशेष और उनके अपशिष्ट पदार्थ, यस बेटा। या फिर अपने यहां ऐसे लिख दें सीधा ही कि भाई ऐसे एनिमल की डेथ हो गई, तो आप क्या कहोगे, वो लीटर फाल पादपों के मर्त अवशेष, तो मर्त पादप एवं मर्त जंतु अवशेष और उन जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र, तो अपशिष्ट पदार्थ,
तो इनको आप सम्मिलित रूप से क्या कहोगे, जो मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं, मर्त पादप और जंतु के अवशेष और अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसको आप क्या कह दोगे बेटा, डेट्रिटस, अप्रद, ये तो कहोगे ना अप्रद, डेट्रिटस। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होगी, डीकंपोजिशन, अपगठन, डीकंपोजिशन होगा, अपगठन, डीकंपोजिशन, अपगठन होगा। अच्छा जी, ये जो अपगठन का प्रक्रम है ये कौन करेंगे बेटा, तो मिट्टी में उपस्थित फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु, तो ये क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन करेंगे, ये डिकम्पोजर, तो वापस से फॉस्फेट किसमें आ गया, सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन में। तो देखो बेटा, चट्टाने, औषधि चट्टाने, रिजर्वोयर, भंडारक, विदरिंग, तो सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन में कुछ मात्रा बेटा मृदा विलीन से रन ऑफ हो सकती है, बाहर जा सकती है, रन ऑफ हो गई, और जो रन ऑफ हो गई उससे अवसाद बन गए, है ना, समुद्र में कई वर्षों तक ये अवसाद बन गए। लेकिन आप जानते हैं कि फिर कभी कभी समुद्र में इनकी भी विदरिंग होती है, इनका भी शरण होता है, और विदरिंग हुई तो आप जानते बेटा कि यहां से जो समुद्री पक्षियों में ये पहुंच गया, समुद्री पक्षियों में विदरिंग हुई तो, और समुद्री पक्षियों एक उत्सर्जी पदार्थ त्यागते हैं, गुआनो, तो किसी स्थल पे आके तागेंगे वो गुआनो, उत्सर्जी पदार्थ है इनका ये, उसके अंदर खूब ज्यादा मात्रा में होता है फास्फेट, तो वापस आ जाता है, हमेशा के लिए बाहर नहीं होता है, वापस आ जाता है। और ज्यादातर आप जानते हो कि हरे पेड़ पौधों ने, प्लांट ने जड़ों की तरह अवशोषित कर लिया, तो प्लांट बायोमास, इन प्लांट का भक्षण शाकाहारी, मांसाहारी तो एनिमल बायोमास। अब पादप का कोई भी भाग, शाखा पत्ती, मर्त होते हैं, पादपों के मर्त अवशेष, लीटरफाल, ये जंतु की मृत्यु होती है, तो मर्त पादप, मर्त जंतु, जटिल कार्बनिक पदार्थ, मर्त कार्बनिक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, इनका अपघटक मिट्टी में उपस्थित फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु अपगठन कर देते हैं, तो सॉइल सॉल्यूशन। अब बेटा देखो, ये आपका हो गया अवसादी चक्र, फास्फोरस चक्र, क्योंकि इसका भंडारक है रिजर्वोयर, ये रॉक, और यहां गैसीय विनिमय नहीं हुआ, बात को समझ रहे हैं। तो ये बेटा आपका फास्फोरस साइकिल कंप्लीट हुआ। अब देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन साइकिल में व फास्फोरस साइकिल में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। तो देखो बेटा, फास्फोरस के लिए भंडारक, जो रेजोवायर होती है, भंडारक रॉक्स होती हैं, ये चट्टाने यहां भंडारक हैं, सीधी सी बात है, चट्टाने भंडारक हैं। क्या कार्बन के लिए चट्टाने भंडारक हैं? नहीं, कार्बन के लिए एटमॉस्फेयर भंडारक है। कार्बन के लिए क्या भंडारक है बेटा? एटमॉस्फेयर भंडारक है। चलो ये तो एक अंतर हो गया। अगला अंतर क्या है बेटा? अगला अंतर क्या है? फास्फोरस का कार्बन के समान शोषण के द्वारा उत्सर्जन नहीं होता। फास्फोरस का कार्बन के समान शोषण द्वारा उत्सर्जन नहीं होता। है ना? जैसे मान लो कि यहां हरे पेड़ पौधों ने सोइल से अपटेक कर लिया, तो ऐसा नहीं कि ये शोषण के द्वारा इसकी हानि कर सकते हैं। शोषण के द्वारा उत्सर्जन नहीं होगा इसका, क्योंकि गैसीय विनिमय होता ही नहीं है। समझ रहे हो? और बेटा यहां देखो ए, फिर यहाँ बी, कभी यहाँ सी, डी या कुछ भी कोई भी पॉइंट लगा सकता है। यहां ध्यान रखना, जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो ये जो मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं, तो फिर यहाँ मिट्टी में उपस्थित फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु ये अपगठन करते हैं और वापस सोइल सॉल्यूशन। ध्यान रखना इन बातों को, बात समझ रहे ना? तो फास्फोरस का कार्बन के समान शोषण द्वारा उत्सर्जन नहीं होता, जबकि वहां कार्बन चक्र में देखा था प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, उत्पादक या उपभोक्ता शोषण करके वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे थे। बोलो बेटा। अच्छा, फास्फोरस का सजीव और वातावरण के मध्य, फास्फोरस का
सजीवों व वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय नहीं होता है, गैसीय विनिमय नहीं होता है, नहीं होता बेटा। वहां तो देखो हरे पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, CO2 ले रहे थे, O2 दे रहे थे, फिर जब वो वापस अवसन कर रहे थे तो वापस CO2 दे रहे थे। तो फास्फोरस का यहाँ कहीं भी सजीवों और वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय नहीं होता है। यस बेटा। और फास्फोरस का वर्षा के द्वारा, जब रेन होती है, वर्षा के द्वारा वातावरण में प्रवेश बहुत नगण्य, न के बराबर। कार्बन का तो होता है, क्योंकि कार्बन के भंडारक कौन थे, महासागर थे, तो उनके द्वारा प्रवेश हो रहा था ना। तो बेटा देखो ये आपका हो गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और फास्फोरस चक्र को बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी आपके इजी हो जाएंगे जो मॉड्यूल के हैं। यस बेटा, अपन आगे सॉल्यूशन भी करवाएंगे मॉड्यूल का। यस बेटा, तो ये आप बहुत अच्छे लेवल पे आप अपना तैयार करें टॉपिक। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं और अपन सक्सेस स्टार्ट कर लेंगे।